बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सारे दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे कि अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, बीरबल, कई दिनों से एक सवाल मुझे काफी परेशान किए जा रहा है। शायद तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब हो। बीरबल ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, आप अपना सवाल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का वाजिब जवाब देने की। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह मालूम करना है कि इस दुनिया में सबसे अधिक मूर्ख किस देश में रहते हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे संसार के सारे देशों में घूम घूम कर वहां के लोगों के बारे में जानकारी लेनी होगी और ये यात्रा पूरी करने में मुझे कम से कम 3 साल तो लग ही जाएंगे। अकबर ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 2 साल की मोहलत देता हूं। आज से ठीक 2 साल के बाद यहां आकर सारे दरबार के सामने अपना जवाब देना। बीरबल ने अदब से सर झुकाकर कहा, तो फिर जहांपनाह, मुझे इजाजत दें, मैं घर जाकर अपनी यात्रा की तैयारी करता हूं। यह कहकर बीरबल ने दरबार से विदा ली। बीरबल को गए हुए पूरे 3 हफ्ते गुजर गए थे और अकबर को बीरबल के बिना दरबार में सूनापन महसूस होने लगा। बादशाह सलामत आंखें मूंद कर यह सोचने लगे कि बीरबल न जाने इस समय किस देश में होगा कि अचानक दरबार में होने वाली खुसर पुसर ने उनकी आंखें खोल दी और अकबर ने अपने सामने बीरबल को हाथ जोड़े खड़ा पाया। अकबर ने अचंभित होकर पूछा, अरे बीरबल, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए और मेरे सवाल के जवाब का क्या हुआ? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है और इसीलिए मैं वापस आ गया हूं। तो फिर बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? अकबर ने अधीरतापूर्वक पूछा। बीरबल ने विनती की, हुजूर, पहले वचन दीजिए कि मेरा जवाब सुनकर आप मुझे किसी भी तरह का कोई दंड नहीं दीजिएगा। ठीक है, मैं वचन देता हूं। अब तो बताओ, तुम्हारा जवाब क्या है? अकबर ने कहा। बीरबल ने सर झुकाकर उत्तर दिया, सरकार, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख हमारे ही देश हिंदुस्तान में रहते हैं। पर बीरबल, बिना किसी और देश गए सिर्फ 3 हफ्तों में तुमने ये कैसे जान लिया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मूर्ख रहते हैं? अकबर ने खींचते हुए पूछा। हुजूर, मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि पिछले 3 हफ्तों में मैंने क्या क्या देखा और मैंने जो कुछ भी देखा उसी के आधार पर आपके सवाल का जवाब दिया गया है। ये कहते हुए बीरबल ने अपनी पिछले 3 हफ्तों की दास्तान बयान करनी शुरू कर दी। उस दिन दरबार से जाने के बाद मैं सीधा घर गया और बोरी बिस्तर बांधकर अगले दिन सुबह सुबह ही विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़ा। 2 दिन की घुड़सवारी के बाद एक छोटे से नगर में पहुंचा तो देखा कि गुस्से से तमतमाए हुए लोगों की एक भीड़ सड़क पर खड़े वाहनों को आग लगा रही थी और साथ ही साथ ईंटें पत्थर मार मार कर दुकानों को तोड़ने में लगी हुई थी। मैंने भीड़ में से एक युवक को कोने में खींचकर पूछा, यह सब क्यों किया जा रहा है? पता चला कि नगर के पीने के पानी वाले कुएं में एक चूहा पाया गया है। बस नागरिकों को आ गया गुस्सा। पहले तो नगर अधिकारी की जमकर पिटाई की और फिर तोड़फोड़ में लग गए। मैंने पूछा, आखिर चूहे को कुएं में से निकाला किसने? तो जवाब मिला, चूहा तो अभी भी उसी कुएं में मरा पड़ा है और उसे निकालना तो सरकार का काम है। खैर, मैंने गुस्से से लाल पीली भीड़ को समझाने की कोशिश की कि इस तोड़फोड़ से तो उनको ही नुकसान होगा। अगर सारे वाहन जला दिए तो क्या गधे पर बैठकर जगह जगह जाएंगे? दुकानें और दुकानों में रखा सामान तुम्हारे जैसे नागरिकों की ही संपत्ति है, उसे जलाने से आखिर नुकसान किसका होगा? बस ये सुनना था कि सारी भीड़ ये चिल्लाते हुए कि मैं एक निकम्मा सरकारी जासूस हूं, मेरी तरफ डंडे लेकर दौड़ पड़ी। सरकार, मैं किसी तरह जान बचाकर भागा और पास की ही एक सराय में जाकर छुप गया। पूरी रात सराय में बिताकर मैं अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही आगे के लिए निकल पड़ा। अगले 5-7 दिन बड़े चैन से गुजरे, कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ। 2 हफ्ते पूरे होने को आए थे और मैं अब तक पिछले नगर की घटना को थोड़ा थोड़ा भूल भी चुका था। पर हुजूर आला, अगले दिन जो मैंने देखा वैसा नजारा तो शायद नरक में भी देखने को नहीं मिलेगा। शहर की सड़कें खून से लाल थीं। चारों तरफ बच्चों, आदमियों, औरतों, बकरियों और तकरीबन हर चलने फिरने वाली चीजों की लाशें पड़ी हुई थीं। इमारतें आग में जल रही थीं।
मैंने सड़क के कोने में सहमे से बैठे हुए एक बूढ़े से पूछा कि क्या किसी दुश्मन की फौज ने आकर यह कहर ढा दिया है। बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए बताया, शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा हो गया और बस मारकाट शुरू हो गई। मैंने विचलित आवाज में पूछा, दंगा शुरू कैसे हुआ? पता चला कि एक आवारा सुअर दौड़ते दौड़ते एक मस्जिद में घुस गया। किसी ने चिल्लाकर कह दिया कि यह किसी हिंदू की ही करतूत होगी। बस दोनों गुटों के बीच तलवारें तन गई और जो भी सामने आया अपने मजहब के लिए कुर्बान हो गया। मुझसे वो सब देखा नहीं गया और मैं घोड़ा तेजी से दौड़ाते हुए उस शहर से कोसों दूर निकल गया। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया था और मैं भगवान से मना रहा था कि हिंदुस्तान की सीमा पार होने से पहले मुझे अब कोई और बेवकूफी भरा नजारा देखने को ना मिले। पर जहां पना शायद ऊपर वाले को इतनी नीचे से कही गई फरियाद सुनाई नहीं दी। अगले दिन जब मैं मूढ़गढ़ पहुंचा तो क्या देखता हूं कि युवकों की एक टोली कुछ खास लोगों को चुन चुनकर पीट रही है। मैं एक घायल को लेकर जब चिकित्सालय गया तो पता चला कि सारे चिकित्सक हड़ताल पर हैं और किसी भी मरीज को नहीं देखेंगे। खैर, मैं उस घायल को चिकित्सालय में ही छोड़कर बाजार की तरफ चल पड़ा, जरूरत का कुछ सामान खरीदने के लिए। बाजार में पहुंचा तो पाया कि सारी दुकानें बंद हैं और कुछ एक जो खुली हैं उनके दुकानदार अपनी टूटी हुई टांगों को पकड़कर अपनी दुकानों को लुटता हुआ देख रहे हैं। पता चला कि वो लोग बंद में हिस्सा न लेने की सजा भुगत रहे हैं। सारी स्थिति से मुझे एक नौजवान ने अवगत कराया जो कि उस समय एक दूसरे युवक की पिटाई करने में जुटा हुआ था। उसने बताया कि जहां पना अकबर ने 2 दिन पहले घोषणा की कि 80% सरकारी नौकरियां पिछड़ी जाति के लोगों को ही दी जाएंगी। उसी के विरोध में पिछड़ी जाति के युवकों की पिटाई की जा रही है और पूरे नगर में सब हड़ताल पर हैं। मैंने उस युवक से कहा, इन पिछड़ी जाति के युवकों को पीटकर तुमको क्या मिलेगा? अरे पीटना ही है तो उसे पीटो जिसने ऐसी घोषणा की, और हड़ताल और बंद करने से तो हम जैसे साधारण नागरिकों को ही तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरी बातों को अनसुना करके वो एक खुली हुई दुकान की तरफ लाठी लेकर दौड़ पड़ा। हुजूर, मैंने मन ही मन सोचा कि यहाँ के नागरिक तो मूर्ख हैं ही, पर यहाँ का शासक तो महामूर्ख है जिसके दिमाग में इस तरह के वाहियात ख्याल आए। बस सरकार, मैंने आगे जाना व्यर्थ समझा। मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका था और मैंने वापस आना ही उचित समझा। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर थोड़ी देर शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए बीरबल के पास आकर बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे बहुत बड़ी राहत मिल गई है। बीरबल ने भ्रमित होकर अकबर की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। अकबर ने खुलासा किया, बीरबल, अगर इस देश के प्राणी इतने मूर्ख न होते तो मैं इन पर शासन कैसे कर पाता, और जब तक यह मुल्क मूर्खों से भरा रहेगा तब तक हम और हमारी पीढ़ियां यहां राज करती रहेंगी। जहां तक आरक्षण का सवाल है तो तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे बच्चों को कौन सी नौकरी करनी है? कल को जहांगीर बादशाह बनेगा और तुम्हारे बच्चे शान शौकत से उसके दरबार में काम करेंगे। आरक्षण करने से मुझको ये फायदा हुआ कि मूर्खों की एक टोली अब मूर्खों की 2 टोलियों में बंट गई है। इन्हें जितना बांटते जाओगे शासन करने में उतनी ही आसानी होगी। बीरबल, तुम्हारे जवाब ने मेरे दिल पर से एक काफी बड़ा बोझ हटा दिया है। बीरबल के भी ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने मुस्कुराते हुए पास में रखे मजरा के प्याले को मुंह से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।